अस्सलाम वालेकुम बच्चों। माय नेम इज शहनाज पटवेकर, अंजुमन इस्लाम अब्दुल अजीम खटखटे, इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल वाशी। यहाँ पर उर्दू कंपोजिट सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। आज आपके सामने बहुत ही मजेदार नज़म लेके हाजिर हूँ, जिसका उन्वान है लंदन की हवा। जी हाँ दोस्तों, आपने एक ज़रूर मिसाल तो सुनी होगी, या फिर कहावत जिसे कहा जाता है, कौवा चले हंस की चाल और खुद की चाल भूल गया, अपनी ही चाल भूल गया। ऐसी कहावत चली सुनी होगी आपने। तो एक कहानी इस तरह से है कि ने एक कोई देवी देवता ने अपनी सल्तनत में बादशाह मुकर्रर करने का तय किया। सारे परिंदों को कहते हैं कि जो अच्छा खूबसूरत काबिल परिंदा रहेगा उसको बादशाह अपनी सल्तनत का बादशाह बनाएंगे। तो सारे परिंदे अपने अपने हिसाब से सज धज कर अपनी काबिलियत के हिसाब से जमा हो जाते हैं। कौवा भी सोचता है, मैं भी बादशाह बनने की ख्वाहिश रखता है। तो वो सोचता है सबसे ज्यादा खूबसूरत परिंदा हंस है। तो वो क्या करता है, हंस के पर जमा करके खुद पे चिपकाता है और वो मुकर्रर करदा वक्त के टाइम, दिन के वक्त वहां पर दरबार में पहुंच जाता है। और बादशाह कहता है, सब कुछ देखता है, तो उसको कौवा खूबसूरत लगता है, ये बड़ा खूबसूरत है और तंदुरुस्त भी है। तो वो बोलता है इसको बादशाह बना देता है। तो बादशाह बनने का ऐलान होते ही कौवा खुश हो जाता है। लेकिन सारे परिंदों को शक होता है कि ये हंस नहीं हो सकता। तो हंस परिंदे क्या करते हैं, उसके जिस्म से पर नोच नोच के निकाल देते हैं, निकल जाता है और कौवा खड़ा हो जाता है, अपनी असली हालत में खड़ा हो जाता है। यानी हालत ऐसी हो गई उसकी, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। यानी वो खुद को भी वहां पर भूल गया। ऐसे ही अंग्रेज हुकूमत हमारे हिंदुस्तान पर जब कब्जा करे थे, तो हिंदुस्तान आकर उन्होंने अपने तौर तरीकों को, अपने रहन सहन को, अपनी तहजीब को, उनका रहन खाना पीना हर चीजें हमारे हिंदुस्तानियों के साथ वो शेयर करते रहे, अपने हिंदुस्तानियों के साथ बांटते रहे। और हिंदुस्तानी भी मजा लेकर उसको, कुछ हिंदुस्तानी उसको सुनते गए, समझते गए और सीखते गए। इनको ऐसा लगा कि हम कुछ नया सीख रहे हैं, हम कुछ नया कर रहे हैं, लेकिन असल में हम मगरबी तहजीब को अपना रहे थे यहाँ पर। वो हिंदुस्तान अंग्रेज लोग हम पर आकर अपनी तहजीब का असर छोड़े जा रहे थे और हमको ऐसा महसूस हो रहा था कि हम कुछ नया सीख रहे हैं। असल में हम उनकी तहजीब को अपना रहे थे। इसी यानी तहजीब को यानी मद्देनजर रखते हुए शायर अकबर अलाहाबादी ने एक खूबसूरत अंदाज में तंजिया नज़म पेश किए यहाँ पर, जिसके यानी उन्वान है लंदन की हवा। अकबर अलाहाबादी का पूरा नाम है अकबर हुसैन अकबर अलाहाबादी। 1896 में पैदा हुए। वो उर्दू के मशहूर तंजिया मिजाजिया निगार थे, मजीहा नज़र। उन्होंने गजलें भी कही हैं और नज़में भी। उन्होंने अपनी शायरी में मगरबी तालीम और मगरबी तहजीब की अंधी तकलीद को तंज का निशाना बनाया है और अपनी शायरी को तंजिया अंदाज में लुत्फ अंदोज तरीके से पेश करते हुए उन्हीं में की एक नज़म आज आपके सामने मैं पेश करने जा रही हूँ, जो 10वीं जमात से है। लंदन की हवा। लंदन की हवा। यहाँ पर शायर अकबर अलाहाबादी अपने बेटे इशरत हुसैन मुखातिब होते हुए, उनको तंज करते हुए, उनको नसीहत करते हुए कह रहे हैं। क्या कहते हैं, अब हम सुनते हैं। देखिए यहाँ पर अश्र इशरत इलाहाबादी, इशरत हुसैन को अकबर अलाहाबादी क्या कहते हैं, इशरती घर के मोहब्बत का मजा भूल गए, खा के लंदन की हवा ऐ वफा भूल गए। इशरती लंदन की मोहब्बत का मजा, इशरती घर की मोहब्बत का मजा भूल गए, खा के लंदन की हवा ऐ वफा भूल गए। शायर क्या कह रहा है यहाँ पर, इशरती जब लंदन चले गए, मगरिब की तहजीब में, मगरिबी ममालिक में चले गए, वहां पर लंदन जाकर क्या कर गए, इशरती यानी अपने इशरत हुसैन अपने बेटे से मुखातिब होकर उन तंज कर उनको मज़िया अंदाज में उनको मुखातिब होते हुए शायर कह रहे हैं, इशरती इशरत हुसैन को वो इशरती कहते हैं। इशरती घर की मोहब्बत का मजा भूल गए, खा की लंदन की हवा ऐ दे वफा भूल गए। यानी घर की मोहब्बत, माँ बाप की मोहब्बत, भाई बहनों की मोहब्बत, दोस्त अहबाब की मोहब्बत, वतन की मोहब्बत, ये सब कुछ भूल गए। कहाँ जाकर, लंदन जाकर, वहां की हवा खाकर। हम कहते हैं ना, ये गांव जाकर गांव की हवा खा के तो यहाँ के लोगों को भूल गई, वो कहते हैं ना, वैसा शायर अपने बेटे से कह रहा है, लंदन जाकर वहां की आए दे यानी हवा खाकर क्या है, आए दे वफा, हिंदुस्तान से वफा करना, अपने घर से वफा करना ये
भूल गए। इस तरह से वो तंज़ अपने बेटे इशरती से कर रहे हैं। दूसरा मिसरा आता है हमारा, पहुँचे होटल में तो फिर ईद की परवाह न रही। पहुँचे होटल में तो ईद की परवाह न रही, केक को चख कर सेवइयों का मज़ा भूल गए। वाह, वाह! वाह, वाह! पहुँचे होटल में तो फिर ईद की परवाह न रही। जब होटल गए इशरती, लंदन के होटलों में गए, वहाँ का पिज़्ज़ा, बर्गर, केक सब कुछ चख लिया, खा लिया, तो ना ईद याद रही, ना ईद की मज़ा याद रहा, ना ईद की सेवइयाँ याद रही उनको। क्या है, होटल में जाकर, वहाँ का केक खाकर, वहाँ का बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल्स, चाइनीज़ सब कुछ खाकर वो ईद भी भूल गए और ईद की सेवइयाँ भी भूल गए। फिर इसलिए शायर कहता है, पहुँचे होटल में तो फिर ईद की परवाह न रही, ईद को याद नहीं किया, ईद को परवाह नहीं रही। केक को चखा तो सेवइयों का मज़ा भूल गए। सही बात है, यानी नई चीज़ों को देखते हैं तो पुरानी चीज़ें हम भूल जाते हैं। ऐसा इशरती के साथ भी हो रहा है। मोम की पुतलियों पर ऐसी तबीयत पिघली, चमन हिंद की अदा भूल गए। वाह, वाह! वाह, वाह! मोम की पुतलियों पर ऐसी तबीयत पिघली, चमन हिंद की परियों की अदा भूल गए। मोम की पुतलियों से मुराद अंग्रेज़ी औरतें यानी लंदन की औरतें, गोरी मेम को कहा गया है। मोम की पुतलियाँ गोरी मेम को कहा गया है, लंदन की औरतों को कहा गया है। और चमन हिंद की परियां किसको कहा है? हिंदुस्तानी औरत को कहा गया है, जो सीधी-सादी सिंपल सी होती है। चमन हिंद की परियां यानी हिंदुस्तान की परियों की अदा को वो भूल गए। यानी मोम की पुतलियों को जब देखा उन्होंने यानी वहाँ के कल्चर, वहाँ की औरतों को देखा, वहाँ की मेम को देखा, तो चमन हिंद की परियों की अदा जो नाज़ुक अदाएँ होती है, हिंदुस्तानी औरतों की अदाएँ कुछ निराली होती है, वो भी भूल गए क्योंकि इशरती वहाँ की हवा में क्या है, ऐद वफ़ा करने लग गए। ये सही बात है। मोम की पुतलियाँ आपने देख रहे होंगे, यानी गोरी मेम को कहा गया है। अगला मिसरा है हमारा, बक्ल है अहले वतन से जो वफ़ा में तुमको, बक्ल है अहले वतन से जो वफ़ा में तुमको, क्या बुज़ुर्गों की वो नस्ब जो दो अता भूल गए। यानी बख्ल के माने हैं कंजूस, बख्ल के माने हैं कंजूस, यानी कंजूस अपने वतन से इस तरह तुमने की कि बुजुर्गों की अहद वफा, अहद नसीहतें, अहद शफकतें, यानी बुजुर्गों ने जो तुमको शफकतें दी, मेहरबानियां दी, कहानी, किस्से, तौर तरीके, मजहब, यानी दीन जो सिखाया वो सब कुछ क्या कर दिया, तुम्हें फरामोश कर दिया, तुमने सब कुछ फरामोश किया। यानी तुमने अपने वतन से इस तरह से तुमने कंजूसी की है, बख़्ल की है कि तुम बुज़ुर्गों की नसीहतें और कदरें और उनकी अ, शफ़क़तों को भी फरामोश कर दिया है। मग़रिबी कौमों में इस तरह से तुम खो गए हो, मग़रिब की कल्चर में, मग़रिब की तहज़ीब में तुम इस तरह खो गए कि बुज़ुर्गों की नसीहतें तक तुमको याद नहीं रही। तो शायर अब आगे क्या कहता है, नक़्ल मग़रिब की तरंग आई तुम्हारे दिल में। तरंग के माने होते हैं यानी मन में क्या पैदा होना, जोश पैदा होना। नक़्ल मग़रिब की तरंग आई जो तुम्हारे मन में, और ये नक्ता के मेरी अस्ल है क्या है भूल गए। यानी तुम्हारे मन में जब तरंग यानी जोश, लहर पैदा होना, यानी जब तुम्हारे मन में मगरिबी तहज़ीब को अपनाने का जब जोश पैदा हुआ, लहर दौड़ गई, तुम्हें जुनून छा गया, तो क्या हो गया, तुम ये भी भूल गए तुम असल में हो क्या, तुम्हारी हकीकत को ही तुम भूल गए, यानी तुम अपने वतन को ही भूल गए, अपने आप को ही नज़रअंदाज कर दिया। नक़ल यानी मगरिब की नक़ल करते-करते तुम खुद को ही भूल गए हो, तुम अपने असल को ही भूल गए हो, इस तरह से शायर कहता है। यानी मगरिब की नकल में तुम्हें इतने यानी नक़्ल मगरिब की तरंग, तरंग यानी जोश, लहर अपने अंदर पैदा करना, किसी भी चीज़ को पाने की चाह आई तुम्हारे मन में, तो अपने वतन की मोहब्बत, अपने अपने खुद का वजूद ही तुम क्या कर गए हो, भूल गए हो। इस तरह से शायर कह रहा है। अब आगे देखते हैं, नक़्ल मगरिब यानी मगरिब की नकल करना मतलब वहाँ की पार्टी-शार्टी में जाना, वहाँ का शोर-शराबा को अपनाना, वहाँ की यानी लिबास अपनाना, वहाँ की जो भी खान-पान अपनाना, वहाँ के लोगों का कल्चर अपनाना, ये सब देर रात तक डिस्को जाना, ये सब वहाँ की नक़्ल मगरिब कहलाएगा, ये सब नक़्ल मगरिब ये सब कहलाएगा।
ये सारी चीज़ें वहाँ जाकर जब तुम्हारे मन में ये सब अपनाने की चाहत जाग उठी, जोश जाग उठा, तो हिंदुस्तानी जो अपने पढ़ाई में, अपने तहज़ीब में, अपने अदब में बैठते हैं, ये सब कुछ खुद को ही भूल गए। इस तरह से शायर कह रहा है। आगे, क्या ताज्जुब है कि लड़कों ने भुलाया घर को। क्या ताज्जुब है लड़कों ने भुलाया घर को, जबकि बूढ़े रोशे दिन खुदा भूल गए। वाह वाह! यानी ताज्जुब किस बात का है? शायर क्या कह रहा है यहाँ पर? ताज्जुब किस बात का करें कि लड़कों ने घर को बुलाया, लड़कों ने हिंदुस्तान को बुलाया, लड़कों ने घर की मोहब्बत को बुलाया, लड़कों ने सहन ईद और सेवइयाँ को बुलाया, लड़कों ने चमन के हिंद की परियों को बुलाया, यानी लड़कों ने ये सब कुछ बुलाया। इसमें ताज्जुब करने वाली क्या बात है? यानी अहद वफ़ा भूल गए लड़कों ने, तो ये ताज्जुब करने वाली बिल्कुल बात नहीं है। क्योंकि क्या है, जबकि बूढ़े ही रोश दिन, रोश यानी तरीका, रोश यानी तरीका, जब बूढ़े ही तरीका दीन खुदा भूल गए हैं, यानी बूढ़े ही जब घर के बुजुर्ग ही क्या कर गए हैं, दीन खुदा, दीन इबादत, दीन इंसानियत, दीन मजहब, दीन तहजीब सब कुछ भूल गए हैं। जब हमारे अंदर ही वो सब कुछ न रहा, तो हम लड़कों से क्या शिकायत करना। यानी आखिर में शायर नसीहत किसको कर रहा है? तंज़ तो किसके साथ किया शायर ने? अपने इशरती के साथ। आखिरी मिसरे में क्या कह रहा है शायर? हम लड़के बदल गए, लड़के भूल गए, ये शिकायत हमें ताज्जुब होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जबकि बूढ़े क्या है, रोश दिन यानी तरीका, रोश यानी तरीका, तरीके दीन खुदा, तरीके मज़हब, तरीके तहज़ीब सब कुछ भूल गए हैं। अगर ये तौर तरीका होता, ये तहज़ीबें हमारे अंदर मौजूद होती, तो यहाँ पर देख रहे होंगे तस्वीर में, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ कदरें, ये सब कुछ तहज़ीबें हमारे औलाद में भी, हमारे लड़कों में भी आ जाती। यानी हम ही खुद बुज़ुर्ग होकर, हम ही बूढ़े होकर, हम सब कुछ रोशे दीन खुदा भूल गए हैं, तो लड़कों का बदलना यानी जायज़ बनता है। लड़कों का बदलने से हमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए। शायद यही कहने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर कि शायर अपने बेटे से कहता है, लंदन जाकर तुमने लंदन जाकर तुमने अपने घर की मोहब्बत का मज़ा भुला दिया। तुम होटल में पहुँचे तो तुम्हें ईद की परवाह न रही। वहाँ के केक चखने के बाद तुम्हें सेवइयों का मज़ा भूल गए। वहाँ की औरतों को तुमने अपने मुल्क की औरतों से बेहतर समझा। अपने वतन के लोगों से तुम्हारी मोहब्बत में कमी वाक़ई हुई। ये हैरत की बात है कि तुमने अपने बुज़ुर्गों की मेहरबानियों और शफ़क़तों को भी फ़रामोश कर दिया। मग़रिबी कौमों की तहज़ीब तुमको इस कदर पसंद आई कि तुमने अपनी हकीकत को नज़रअंदाज कर दिया और तुम्हें ये बात याद न रही कि हम बहरहाल मग़रिबी कौमों से मुख्तलिफ हैं। आखिर में शायर कहता है कि नौजवानों ने मग़रिब की पैरवी करी, मग़रिब की नकल की, करते हुए अपने मुल्क को भुला दिया। इसमें ताज्जुब की क्या बात है? जबकि बुज़ुर्ग भी अपने दीन और मज़हब से दूर हो गए हैं। यानी हमारे घर के बुज़ुर्ग भी दीन मज़हब से क्या हो गए हैं? दूर हो गए हैं। लड़कों का बदलना जायज़ है। तो यानी लड़के बदलने से ताज्जुब करने से क्या फ़ायदा? बच्चों के शायर कहना यही चाहता है कि हम किसी की भी तहज़ीब को अपनाते हैं, किसी की भी चाहे वो मग़रिबी हो या मशरिकी हो, कोई भी सिमत की तहज़ीब हो, कोई भी मुल्क की तहज़ीब हो, हम अपनाते हैं, तो हमें जड़ से जुड़े रहना चाहिए। देखो, ज़रूरत ईजाद की माँ है, ये हमने सुना है। यानी ज़रूरत के हिसाब से हमारे सामने जो-जो चीज़ें आती हैं, हम उसको सँभालते हैं, उससे रास्ता निकालते हैं और उस मुसीबत से पार होने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस पार करते-करते हमें अपने जड़ों को मजबूत करके उस रास्ते पर चलना होगा, ना कि उस रास्ते के गुलाम बनना है हमें, ना कि हम उस रास्ते के लिए क्या जुनून बनना है, या इस तरह से रहना है, हमारा वजूद भी हमारे पास रहे, हमारे वजूद को हम नज़रअंदाज नहीं करते हुए, हम दूसरों की तहज़ीब के सहारे यानी वक़्त गुज़ारने के लिए उनकी तहज़ीब में रहना भी ज़रूरी है। क्योंकि सपोज़ तुम ग्रेजुएशन करके बैरूनी मुल्कों में अगर मग़रिबी मुल्कों में अगर तुम अपनी जॉब के लिए चले जाओगे, नौकरियों के लिए चले जाओगे, तो वहाँ पर उनके रहन-सहन, खाने-पीने का तो ज़रूरी है, उनको अपनाना तो ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, अपने घर की तहज़ीब, अपने वतन की तहज़ीब को भी ज़िंदा रखना, अपने आप को पहचानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अब तुम देखते होंगे, तुमको आप देखते हो टेढ़े-मेढ़े इस तरह से हेयर स्टाइल करते हैं स्टूडेंट, तुम्हारे साथी दोस्तों को देखा होगा तुमने,
अलग-अलग तरह के हेयर स्टाइल्स करते हैं, अलग-अलग तरह की जीन्स पहनते हैं, लड़कियाँ अलग-अलग तरह की ड्रेसिंग करते हैं, है ना? हर कोई चीज़ को यानी दूसरों की देखकर नकल करने की कोशिश करते हैं, दूसरों की तहज़ीब को अपनाने की कोशिश करते हैं। कोई हीरो ने इस तरह से बाल काटा है, कोई हीरो ने इस तरह की ड्रेसिंग की है, तो उनको वो करने के पैसे मिलते हैं, इसके लिए वो करते हैं। लेकिन हमें उनके साथ नहीं जाना है। हमें वही करना है जो हमारे जिस्म को, हमारे तन को ज़ेबा दे, हमारे तन को, हमारी खूबसूरती को और निखारे। हमें वही चीज़ें, वही च यानी हेयर स्टाइल, वही कपड़े, वही ड्रेसिंग, वही मैचिंग, वही फैशन हमें करना चाहिए। वो करता है, वो उसको उसके पैसे मिलते हैं। हमें हमारे तहज़ीब के साथ जुड़े रहना है, हमारे वजूद के साथ जुड़े रहकर हमें हमारे शौक को पूरा करना है। यानी इस तरह से किसी के ने हमारी हदीस भी है और हमारे हुज़ूर भी यही कहते हैं कि हम वही करो जो हमारे यानी जिस्म को अच्छा लगता है, हमारे बदन को अच्छा लगता है, वही कपड़े अपनाओ, ना कि दूसरों की नकल करो। दूसरों की नकल करो तो जोकर बन जाओगे, यानी तुम्हारा चेहरा बेढंगा लगेगा, चेहरे से रौनक ही उतर जाएगी। यानी देखो के टेढ़े-मेढ़े बाल काट के आते हैं, तुम्हारे चेहरे से रौनक ही उतर जाती है, कैसे अजीब से लगते हैं। यानी आखिर में कहना यही मैं चाहूँगी बच्चों कि देखो किसी की तहज़ीब पर चलना अलग बात है, तहज़ीब को अपनाना अलग बात है। तहज़ीब को चलकर वहाँ के हमारी मजबूरी है वहाँ की तहज़ीब को साथ चलना, तहज़ीब के साथ चलना हमारी मजबूरी है क्योंकि हम उस इलाके में रहते हैं। लेकिन हमारी तहज़ीब को भुलाकर उनकी तहज़ीब को अपनाना, उनकी तहज़ीब के गुलाम बनना ये गलत होगा। इसलिए शायर कहता है, इशरती तुम लंदन जाकर क्या हो गए हो, ऐद वफ़ा भूल गए हो। इस तरह शायर कह रहा है।